चलो जी भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस 10वें सेशन में निःशुल्क बैच के और नाउन के 9वें लेक्चर 9वें क्लास में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड पटना। जानते होंगे आप मेरे को, नहीं भी जानते हैं तो जानने का प्रयास कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। आज जो हम लोग एक पॉइंट शुरू करेंगे, जरा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो, थोड़ा सा। आप कह सकते हैं कि नाउन एंड नंबर का थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, ऐसा लोग कहते हैं, बट है नहीं। अभी हम पढ़ाएंगे आपको तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आज मेरे को लगता है कि एक दो तीन, हाँ, ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें आप एक बात समझिएगा। होता क्या है हमारे यहाँ कि कोई भी अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, नहीं, कोई भी, आप इमेजिन करके देख सकते हैं। मिल गया है स्क्रीन। कोई भी एडजेक्टिव अगर आप यूज करते हैं आमतौर पे, तो उसके बाद नाउन आता ही है। यूजुअली, अमूमन आप कोई भी एडजेक्टिव अगर करते हैं, सोच के देखो। अगर आप कहते हैं ही इज अ गुड, नहीं, और उसमें भी कब, अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा दिए तो और भी ज्यादा। अगर आपने एडजेक्टिव के पहले, यहाँ क्या है, गुड एडजेक्टिव है और ए आर्टिकल है, तो क्या सिर्फ ही इज अ गुड इतना करके सेंटेंस एंड कर सकते हैं? नहीं। ही इज अ हैंडसम, शी इज अ ब्यूटीफुल, नहीं ऐसा हो सकता। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आमतौर पे अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हैं और इसके पहले आर्टिकल यूज करते हैं, तो इसके बाद नाउन आता ही है। अमूमन ऐसा ही होता है 98-99% केसेस में। बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा कि सेंटेंस में कहीं कोई एडजेक्टिव आएगा, राइट। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल भी लगेगा, लेकिन आर्टिकल ए या एन नहीं लगेगा बल्कि द लगेगा। और इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही देखने जा रहे हैं। अमूमन हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, कि अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हैं और उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं, जो पिछले वाले में हमने देखा, तो इस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता ही है, वो अ एन द जो भी लगाइए। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि अगर सेंटेंस में कहीं कोई एडजेक्टिव लिखा रहे, इसके पहले आर्टिकल तो लगे लेकिन ए या एन नहीं बल्कि द लग जाए, और इस एडजेक्टिव के बाद नो नाउन, वंस आई राइट नो नाउन, इट डजंट मीन कि नो नाउन लिखा रहेगा। मेरे कहने का मतलब वहां पे नाउन नहीं आएगा। मतलब अगर आप देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन महज इतना है, द प्लस एडीजे, बस इतना ही तो है ये कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है द प्लस एडीजे, ये रिप्रेजेंट करता है होल कम्युनिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, होल कम्युनिटी। अब सवाल है, कम्युनिटी किसका? किसी का भी नहीं। जवाब है एडजेक्टिव के प्लेस पे आप जो भी लिखिएगा उसका। हम क्या बोल रहे हैं फिर देखिए। आमतौर पे अगर एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल आता है तो उसके बाद नाउन आता है। अ गुड बॉय, अ गुड गर्ल, अ ब्यूटीफुल वुमन, अ हैंडसम मैन, इस तरह का। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं, अगर सेंटेंस में हमारे पास कोई एडजेक्टिव रहता है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगे लेकिन ए या एन नहीं बल्कि द लगे, और इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, मतलब यूं कहें कि ये बस द प्लस एडीजे इतना ही तो लिखा हुआ है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे कम्युनिटी को, पूरे समुदाय, पूरे ग्रुप, पूरे कलेक्शन को। किसके कलेक्शन को? किसके समुदाय को? किसके कम्युनिटी को? एडजेक्टिव के प्लेस पे जिसको लिखेंगे उसको। जैसे मान लो आपने एडजेक्टिव के पहले लिख दिया रिच, और आपने इसके पहले लगा दिया द रिच। आपको पता है द रिच का मतलब क्या? दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं आप लोगों की तरह, वो सारे के सारे। अगर यही हम लिख दे रहे हैं
हम लिख रहे हैं पुअर और इसके पहले लगा दे रहे हैं द पुअर मतलब जितने भी गरीब लोग हैं मेरे जैसे सारे के सारे। अगर हम लिख रहे हैं सिक, सिक मतलब होता है बीमार और उसके पहले लगा दिए द सिक मतलब जितने भी बीमार लोग हैं सारे के सारे, राइट। अगर हम कह रहे हैं टॉल, इसके पहले हम द लगा दिए द टॉल, जितने भी लंबे लोग हैं सारे के सारे। अगर हम कह रहे हैं द ब्लैक मतलब जितने भी काले कलूटे हैं मेरे जैसे सारे के सारे, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो उसके पहले आप द लगा दें, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल कम्युनिटी को। अब एक और बात समझो, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ नहीं सकता है, आ सकता है नाउन, लेकिन हम लोग किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं होल कम्युनिटी के रेफरेंस में। आप लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, आप लिख सकते हैं द रिच मैन, आप लिख सकते हैं द पुअर टीचर, आप लिख सकते हैं द सिक बॉय, लेकिन इन सबका मतलब क्या होगा, सिक बॉय, द सिक बॉय मतलब सिर्फ एक गरीब, एक बीमार लड़का, द पुअर टीचर सिर्फ एक गरीब शिक्षक, द रिच मैन सिर्फ एक अमीर आदमी। आप मेन भी लिख सकते थे, मतलब एक से अधिक अमीर आदमी लेकिन सारे नहीं। द टीचर्स भी लिख सकते थे, एक से अधिक गरीब टीचर सारे नहीं। द सिक बॉयज भी लिख सकते थे, एक से अधिक बीमार लड़के लेकिन सारे नहीं। अगर आपको बोलना है सारा का सारा, एक से अधिक लेकिन सारा, राइट। जैसे अगर आप कह रहे हैं, आपने बोला द पुअर मैन, तो द पुअर मैन मान लो कि दुनिया में टोटल 100 गरीब आदमी है, तो द पुअर मैन का मतलब एक गरीब आदमी। अगर आप लिख रहे हैं द पुअर मैन, इसका मतलब एक से तो ज्यादा लेकिन टोटल अगर 100 है तो 100 से कम। लेकिन अगर आप लिखते हैं द पुअर, इसका मतलब सारा का सारा। उम्मीद करते हैं और आपको बात क्लियर हुआ होगा। आप जब होल कम्युनिटी के सेंस में बात करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं, उस सिचुएशन में एडजेक्टिव के पहले केवल द लगा के छोड़ देना है, कोई नाउन नहीं यूज करना है। श्रीमद् भागवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं, प्रीचिंग्स दे रहे होते हैं, दूसरे अध्याय में एक बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट कहते हैं वो, हे पार्थ, हे अर्जुन, वीर भोग्य वसुंधरा, राइट। हमारे यहाँ राजपूत राइफल्स, जो हमारे यहाँ सेना में टुकड़ी बटालियन बनी हुई है, सबसे पुरानी बटालियन है वो, उनका ये मोटो भी है, उनका ये थीम भी है, वीर भोग्य वसुंधरा, जिसे हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, द ब्रेव शुड, द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। वीर भोग्य वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब होता है धरती, और भोग मतलब ये कहते हैं भोग लगाना, भोग विलास करना, किसी चीज का इस्तेमाल करना, बेसिकली भोग का मतलब ये है, और वीर मतलब बहादुर। तो केवल बहादुरों को अधिकार है कि वो इस तरह के संसाधनों, इस तरह का इस्तेमाल करें, या टेक्निकली आप ये कहें कि उन्हें ही जीवित रहने का अधिकार है। ये सब जोश लोगों में डालने के लिए इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस भी क्या है, आज ह्यूमंस हम लोग पास कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स हैं, चीजें हैं, ये बहुत सारे सेंस में हो सकता है एक्चुअली, लेकिन जब कहा गया था तो उसका यही मतलब था कि केवल बहादुरों को ही, वीरों को ही अधिकार है इस धरती पे रहने का, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक एडजेक्टिव यूज किया है क्या, ब्रेव। ये ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। और आप क्या कह रहे हैं कि बहादुरों मतलब जो भी बहादुर है वो सारे के सारे, कोई एक नहीं, सारे। तो इसके पहले क्या लगा दिया है, द। और देखिए कोई नाउन यूज किया है यहाँ पे इसके बाद, नहीं, सिंपली लिखा है द ब्रेव। द ब्रेव मतलब जितने भी बहादुर लोग हैं सारे। द वेलिएंट, ब्रेव का साइन हो वेलिएंट, VALIANT, जितने भी बहादुर लोग हैं सारे, राइट। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। और कुछ एग्जाम्पल देखो, तो हम जब कह रहे हैं द रीच, तो उससे मेरा मतलब क्या है, रिच पीपल, सारे अमीर लोग। अभी हम ये नहीं बताए यहाँ से सवाल क्या है, हम समझा रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है,
द प्लस एडीजे का, जब उसके बाद कोई नाउन नहीं केवल द लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले तब का। द रिच मतलब द रिच हैव मोर मनी देन द पुअर, अमीरों के पास गरीबों की तुलना में ज्यादा पैसे होते हैं। तो यहाँ मैंने रिच के बाद कोई नाउन नहीं यूज किया है, लेकिन इंडिकेट सबको कर रहा है। यहाँ देखिए, द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प द होमलेस। ये होमलेस क्या है? एडजेक्टिव है, कि सरकार को, ये एडजेक्टिव है, जो बेघर लोग हैं उनको, उनकी मदद करने के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। तो क्या किया है? द लगा करके सबके बारे में बात किया है। अनएम्प्लॉयड, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेरोजगार, तो यहां भी द लगा के सबको इंक्लूड किया है। तो उम्मीद करते हैं ये बात तब समझ गए कि आमतौर पे एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल होता है तो नाउन आता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के पहले द आए और उसके बाद कोई नाउन नहीं आए तो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के सिचुएशन में आप क्या कर रहे होंगे? आप सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के पहले द ही लगा रहे होंगे। आप लिखेंगे कोई एडजेक्टिव लिखेंगे आप, और एडजेक्टिव लिखने के बाद उसके पहले आप द चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे? द चिपका देंगे। राइट, इतना बात हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं, द प्लस एडीजे। बट अभी भी सवाल ये है कि सर अब यहां से सवाल क्या क्या आएगा। आइए हम उस चीज पे फोकस करते हैं, यहां से कितना सवाल बनता है। 3 तरह का सवाल यहां से बनेगा, उन तीनों को आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला, ये जो टर्म है द प्लस एडीजे, ये ट्रीट कैसा होगा? तो ये टर्म हमारा ट्रीट होगा प्लूरल। ये टर्म हमारा द प्लस एडीजे कैसा ट्रीट होगा? प्लूरल। अर्थात इसमें वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। राइट, द पुअर इज नहीं आर, द रिच वॉज नहीं वर, द सिक हैज नहीं हैव। ये पहला बात। दूसरा, इस एडजेक्टिव में एस ई एस लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले तो ये समझिए कि ये नौबत आ क्यों जाता है, आप एस ई एस लगाते क्यों है, गलत हो जाएगा। और फिर ये समझिए कि क्यों नहीं लगाएंगे। आप इसलिए लगा पड़ते हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया कि द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। तो हमारे यहाँ तो मुखिया जी, विधायक जी बता दिए है कि जैसे ही एक से अधिक होगा, प्लूरल होगा, एस लगा दो। तो इस वजह से आप करते हैं गलती। तो पहले तो हम ये बताएं कर क्यों जाते हैं, अब ये बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है। कभी भी इस एडजेक्टिव में एस ई एस मत लगाइएगा। और अब ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना है। अगर आपको याद आ रहा हो, कई बार हम बताए थे कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में 2 ही चीज को इजाजत है एस और ई एस लगाने का, वो है नाउन और वर्ब। ये क्या है? ये तो एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव में आप एस ई एस कैसे लगा सकते हैं? राइट। तीसरा पॉइंट इसमें जो आपको दिमाग में रखना है, द इज ऑब्लिगेटरी इन दिस कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में इस द का इस्तेमाल आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक है। इस कंस्ट्रक्शन में आपको द का यूज करना ही पड़ेगा। आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। कुछ भी हम ऐसा नहीं पढ़ाए हैं जो हम लिखवाए नहीं, जो लिखवाए हैं उसी बात को यहां लिखा रहे हैं। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है यार, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्शन यहां कह रहा था कि द प्लस एडीजे प्लस नो नाउन बराबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? होल कम्युनिटी को। तो टेक्निकली हम क्या लिखते हैं? केवल द प्लस एडीजे ही लिखते हैं। तो क्योंकि ये पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है बाबू, तो एक नहीं एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है। तो एक से अधिक को करेगा तो प्लूरल ही होगा ना। अंडरस्टूड है? कुछ रटना नहीं है, कॉमन सेंस सोचो। सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ाएंगे, लॉजिक से बनाओगे। तो ये एक बात पहला वहां से हो गया। दूसरा, एडजेक्टिव में एस ई एस नहीं लगाएंगे, पहले से जानते हैं नाउन और वर्ब को केवल अलाउड है। तीसरा, द लगाना ही पड़ेगा, ऑलरेडी हम लिख के यूज कर रहे हैं यार। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इन 3 बातों का ख्याल रखिएगा। अब एग्जाम में एक सवाल पूछा, आइए इस सवाल को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल नजर आ रहा होगा।
सवाल पूछा, द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया इज नॉट गुड। भारत में अस्पतालों की जो स्थिति है, जो अवस्थिति है, वो उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब यहां पे कितना लड़का बोलेगा कि सर यहां एरर है, हॉस्पिटल के पहले द लगा है, इसमें एस कैसे लगा दिया? बहुत सारे बच्चे इसको बोलेंगे भाई मेरे वो नाउन है, तो हमें एडजेक्टिव वाला देखना है। कह रहा है भारत में हॉस्पिटल्स की स्थिति अच्छी नहीं है बिकॉज द सिक्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे जो बीमार होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनका ख्याल अच्छे से नहीं रखा जाता है। कुछ देख रहे हो? द सिक्स आर, ये क्या है? द है। सिक क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपने एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे कम्युनिटी को। पूरे कम्युनिटी किसका? पूरे बीमार लोगों का। तो हमने क्या देखा कि वैसी परिस्थिति में आपको एडजेक्टिव में एस एस नहीं लगाना है, और इसने क्या कर रखा है? सिक्स में एस लगा दिया है, यही गलत है। द लगेगा, लगाया है, और जब लगेगा तो प्लूरल ट्रीट होगा, प्लूरल किया है। तो इन सब में मसला नहीं था। मसला किसमें था भाई? कि हमारा ये जो सिक्स लिखा हुआ है, द सिक्स नहीं होगा, बल्कि केवल सिक होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 3 पॉइंट आपको बोले थे पढ़ाएंगे, 1 पॉइंट पढ़ लिए, दूसरा पॉइंट पढ़िए और समझिए। देखो, मेनी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मेनी। अगर मेनी के बाद कोई नाउन आता हो और कोई वर्ब आता हो, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों का दोनों हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ये पहला पॉइंट। अगर मेनी के बाद कोई नाउन और वर्ब आता है तो दोनों प्लूरल होते हैं। दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर मेनी के तुरंत बाद कोई नाउन या वर्ब नहीं आए, बल्कि इसके बाद ओ या एन लिखा रहे, और तब जाकर के कोई नाउन और कोई वर्ब आ जाए। यहां पे आपने क्या देखा? मेनी के तुरंत बाद नाउन और वर्ब आ गया। यहां तुरंत नहीं आएगा, पहले एक ओ या एन नाम का आर्टिकल आएगा, तब जाकर के कोई नाउन, और तब जाकर के कोई वर्ब। तो इस अवस्था में अब ये दोनों नाउन और वर्ब सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? सिंगुलर हो जाता है। राइट? पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि अगर मेनी के तुरंत बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, और अगर मेनी के तुरंत बाद नहीं बल्कि ए या एन नाम का आर्टिकल घुस गया तो दोनों सिंगुलर। ये भी आपको रटने का जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा मेनी, तो मेनी बॉय नहीं बॉयज, इज नहीं आर। लेकिन अगर हम इसी में लिख देते मेनी ओ, तो अब बॉयज नहीं बॉय, और आर नहीं एस। समझ गए होंगे आप? अब हम ये कह रहे थे कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे? सोचिए आप, मेनी का मतलब बहुत, बहुत मतलब एक नहीं एक से अधिक, एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो आपने कर दिया प्लूरल। और जैसे ही नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पढ़ेंगे एक टॉपिक हम लोग वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना, तो समझ में आ जाएगा। वैसे ही आपने अगर मेनी के बाद ओ या एन लगा दिया, तो ओ या एन का मतलब क्या? एक। एक मतलब क्या? सिंगुलर। तो भाई नाउन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है बात? इसी को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मेनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी, और मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एससीएन प्लस एसवी। मेनी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो एक तो वो काउंटेबल रहेगा और प्लूरल रहेगा, और वर्ब भी कैसा? पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। अगर मेनी के बाद ए या एन लग गया, अब कोई नाउन आएगा तो पहले वो काउंटेबल रहेगा और सिंगुलर रहेगा। इन दोनों चीज से तुम एक बात समझ रहे हो
कि मेनी के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो काउंटेबल होता है। ये भी एक चीज आप समझ रहे हैं, मेनी जब भी लगता है काउंटेबल नाउन में लगता है, राइट। अब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये डिपेंड करेगा अ या एन लगा है कि नहीं। अगर अ या एन नहीं लगा है तो नाउन प्लूरल, लग गया है तो सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए जरा सा कुछ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, राइट। द लाइफ ऑफ मेनी वर्कर इज मार्क्ड बाय फियर इन इंडिया, राइट। अभी हमने देखा कि मेनी के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो वर्कर नहीं वर्कर्स होना चाहिए था यहाँ पे, बस। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लग रहा होगा कि सर इज को भी तो आर करेंगे, आप ही तो बोले थे कि अगर मेनी के बाद आर्टिकल नहीं आए ए या एन तो फिर नाउन भी प्लूरल, और नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। नहीं, वहां पे वो इज ही होगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, लाइफ है। हम बोले आपको पढ़ाएंगे, जब तक हम उस टॉपिक पे नहीं आ रहे थोड़ा बहुत आपको वर्ब वाला भले दिक्कत होगा, हो सकता है अगली क्लास में पहले वही पढ़ा दे तभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वो टॉपिक है भी हमारा, राइट। तो यहाँ बस इतना समझ रहे हैं, मेनी का मतलब बहुत, बहुत मतलब एक नहीं, एक से अधिक, एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो वर्कर नहीं वर्कर्स। इज इसलिए है क्योंकि वर्कर सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ है। अगर इसी में हम लोग इसको काट दें, द लाइफ ऑफ काट दें, हम लोग कर दें मेनी वर्कर्स, वर्कर इज, तो अब इज नहीं आर, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा वर्कर, और वर्कर मेनी के बाद वर्कर्स, तो यहाँ इज को आर करना पड़ता, राइट। समझ गए होंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेनी, इसके तुरंत बाद लगा दिया अ या एन, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर मैन लगाया है, और वर्ब भी सिंगुलर हैज लगाया है, इसमें कोई एरर नहीं था, ये सही था। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, मेनी देखते के साथ अच्छा बहुत लगा देते हैं, मेन कर देते हैं, है नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी बोलता है, जैसे मान लो यहाँ तो नो एरर था, अगर मेनी और मेन दिया रहता, राइट, कुछ स्टूडेंट क्या बोलता है, सर और को ही नहीं हटा दें, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में रहेगा ऐसे, यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, बोलेगा बताइए पहले में एरर है कि दूसरे में। अगर तुम अ को हटाओगे तो पहले में एरर होगा, मेन को मैन करोगे दूसरे में होगा, और टेक्निकली दूसरे में ही होगा, मेन नहीं मैन होगा। क्यों? क्योंकि रूल है कि मेनी के साथ सब प्लूरल, और अगर उसमें अ या एन लग गया तो सब सिंगुलर। ये नहीं है कि प्लूरल देख के अ या एन को ही हटा देंगे, जैसे हम पीछे एक बार बताए थे आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वाला बात, उसी तरह का लॉजिक यहाँ भी चलेगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस क्लास का आखिरी पॉइंट देखते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो एक वर्ड है ब्रिक एंड स्टोन, और फिर एक है ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सही कौन है दोनों में से, सोच समझ के बताइए। हो सकता है किसी ने ऊपर वाले को बोला होगा, हो सकता है किसी ने नीचे वाले को बोला होगा। आंसर है कि बोथ आर करेक्ट। ब्रिक एंड स्टोन भी होता है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स भी होता है। सवाल यह है कि सर कब यूज करेंगे ब्रिक एंड स्टोन, कब यूज करेंगे ब्रिक्स एंड स्टोन। जवाब यह है कि अगर ईंट और पत्थर आपके घर में यूज हो चुका है, उससे एक बिल्डिंग इमारत तैयार हो चुकी है, तो आप ब्रिक एंड स्टोन यूज करेंगे। अगर इमारत में यूज नहीं हुआ है, बाहर रखा हुआ है, तो ब्रिक्स एंड स्टोन यूज करेंगे। क्यों ऐसा, सोचिए। जैसे ही आपने ब्रिक एंड स्टोन को बिल्डिंग में लगा दिया, तो क्या आप उसको गिन पाएंगे, नहीं, नहीं गिनेंगे, मतलब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग से बाहर रखा है तो गिनते हैं आप, तभी तो आप बोलते भी हैं कैसे रुपए सैकड़, कैसे रुपए हजार चल रहा है ईट, इजंट इट। तो दिमाग में रखना है, इनसाइड द हाउस सिंगुलर, आउटसाइड द हाउस प्लूरल, इनसाइड द हाउस ब्रिक एंड स्टोन, आउट, इनसाइड मतलब घर के अंदर मत समझिएगा, विद इन द बिल्डिंग मतलब इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में यूज हो चुका है, द बिल्डिंग इज कंपोज्ड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, बन चुका है। अब देखिए यहाँ एक सवाल एग्जाम में पूछ दिया, दैट हाउस इज, that house is built of both bricks and stones, bricks, that house is built of both bricks and stones।
तो वो घर बना है ईंट और पत्थर से। क्या लगता है? ईंट पत्थर घर में लग चुका है, और लग चुका है इसका मतलब ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होता, आप यहां लिख रहे होते ब्रिक एंड स्टोन। आज की कक्षा में यही 3 पॉइंट हमें पढ़ना था, डिस्कस करना था, और ज्यादा नहीं खींचेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रयास ये रहता है कि 20 से 30 मिनट के आसपास का लेक्चर बने। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे आपको बहुत मजा आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। प्लीज कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।